Hello students, today we will read Social Science chapter 17, The Nature of the Indian Economy. मीन्स आज हम सोशल साइंस के चैप्टर 17 में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पढ़ने वाले हैं. सो लुक एट दिस वीडियो एंड लिसन केयरफुली, जिसमें हम देखेंगे भाग 2 उद्योग एवं सेवा क्षेत्र मीन्स इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रीज, क्या होते हैं? इस क्षेत्र में लोग अपने श्रम और मशीन के प्रयोग से विनिर्माण के कार्य करके वस्तु का उत्पादन करते हैं. सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम 60 वर्षों में क्या हुआ था. यहाँ पर प्रारंभिक दौर मीन्स इनिशियल फेज, उस समय ऐसा क्या क्या हुआ था, जैसे उद्योग में कौन कौन से चीज आते थे. जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के पहले the growth and speed of industries in India was limited. There were very few industries at the time, mostly juice, cotton, cement, iron and steel, etc. More than 80% of the population lived in villages. Hence, cottage industries played an important role in generating employment. A large number of people were employed in these small enterprises. So, students, आप समझ चुके होंगे कि कौन कौन से उद्योग थे. प्रारंभिक दौर मीन्स 80% जनसंख्या ग्रामीण थी वहां की, है ना, और रोजगार की दृष्टि से उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण थी. उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक मेनी स्टेप टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू achieve self-reliance by producing a range of goods to fulfill the country's needs. स्वतंत्रता प्राप्ति के पास जो है बात क्या हुआ? आवश्यकताओं की पूर्ति एवं आत्मनिर्भरताओं की प्राप्ति हेतु आधारभूत उद्योगों की स्थापना की गई, जिसमें जैसे उत्पादन का अधिकार छोटे उत्पादकों मीन्स हाथकरघा को दिया गया. देन सेकंड क्या था? बड़े उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू कर उत्पादन की मात्रा निश्चित की गई. एंड थर्ड, बड़े उद्योगपतियों का एकाधिकार स्थापित होने लगा. ये जो है स्वतंत्रता के बाद की दशा थी. देखते हैं अब यहाँ पर हम रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी means contributions of the industrial sector to employment and GDP. GDP means क्या होता है? GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश की जो आर्थिक सेहत को मापने का पैमाना या जरिया होता है. GDP का आंकड़ा जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है कि कौन कौन से उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है. इस जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. द बार ग्राफ शो दैट द कंट्रीब्यूशन टू द GDP ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर रोज फ्रॉम 17% इन 1950 to 51 to 28% in 2009 to 10. During this 60-year period, the sector's share in employment rose from 11% to 22%. जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तालिका से स्पष्ट है कि 1950-51 में औद्योगिक क्षेत्र की GDP में भागीदारी कितनी है? 17% एवं रोजगार में कितना है? 11% भागीदारी थी. जबकि सन 2009 और 10 में औद्योगिक क्षेत्र की GDP में भागीदारी 28% एवं रोजगार में 22% भागीदारी थी. स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? देन अब हम देखते हैं, लेट्स सी द रिफॉर्मर फेज, सुधारों का दौर. 1990 से जो नई आर्थिक नीति. नई आर्थिक नीति में क्या था? द गवर्नमेंट मेड मेनी लॉज टू डेवलप industries. For example, it gave small producers the production rights in some sectors such as producing cloth with handloom,
large industry were not given permission to set up factories to produce these goods. This was done to protect the small producers from competing with the big producers. Also, the small scale sector employed large number of people. A licensing system was introduced for large industries which regulated the quantity of goods they could प्रोड्यूस। सो आप लोग जो है समझ चुके होंगे जैसे कि उस समय आर्थिक नीति इन शॉर्ट में हम देखें तो जैसे उद्योग के विकास के लिए नई नीतियां बनाई गई। देन सेकंड क्या है, नए उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। थर्ड, कुछ वस्तु के आयात निर्यात में छूट दी गई। एंड फोर्थ, लाइसेंस प्रणाली समाप्त की गई। देन फिफ्थ क्या है, घाटे में चल रही सरकारी कारखानों को सुधारने हेतु निजी व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। एंड सिक्स है, सरकारी उद्योग को परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया गया। एंड सेवन, अन्य देशों के निजी उद्योग को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? देन उद्योगों में रोजगार। उद्योगों में क्या है, उद्योग में कौन कौन से रोजगार मीन्स क्या है, जैसे उद्योग में कौन कौन से रोजगार मिल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाई लेवल ऑफ automations in the new factories however led to favor employment opportunities in this industrial sector. For example, production multiplied fivefold in a large steel plant between 1991 and 2005, but the number of workers employed in the plants was reduced by 50% in 1991. The plant produced 10 lakh tons of steel and employment 85,000 workers. In 2005, production increased to 50 lakhs tons, but the number of employees went down to 44,000. Many jobs were given to workers. In this way, employment in the industrial sector did not rise according to expectations even though production increased substantially. मीन्स क्या था, रोजगार में उद्योगों में अत्यधिक मशीनीकरण के कारण कम श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले और उद्योगों में रोजगार की आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई, जबकि उत्पादन में वृद्धि होती गई। सो अब हम देखते हैं लेट्स सी कि उद्योग के उपक्षेत्र मीन्स subsectors of industry. We need to look at the subsector of the industrial sector if we are to understand how production and employment can be increased. Industry require electricity, gas, water supply, mining and manufacturing facilities to produce goods. Manufacturing is a process in which raw material are physically and chemically transferred into new products. Manufacturing is the most important subsector of industry. In 2009 to 10, manufacturing contributed 60% of the GDP and employed around 5 करोड़ वर्कर्स। सो इन शॉर्ट में हम देखते हैं कि उद्योग के उपक्षेत्र मीन्स क्या है कि विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कच्चे माल को नए उत्पाद में बदला जाता है। एंड विनिर्माण उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। इससे उत्पादन एवं रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलता है। एंड खाद्य संस्करण, आधारभूत और वस्त्र उद्योग भारत के विनिर्माण के प्रमुख क्षेत्र हैं जो हमारे देश में रोजगार के अधिकतर अवसर प्रदान करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पर आप एक तालिका देख सकते हैं। तालिका से स्पष्ट है कि 2007 to 8 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार 15% और जो कि 2011 to 12 में बढ़कर 17.75% हो गया है। सो अब इसमें हम देखते हैं कि औद्योगिक परिदृश्य और चुनौतियां क्या है, कौन कौन सी चुनौतियां
जो होती है औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन सी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, जैसे कि चैलेंजेस फेसिंग इन द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, जैसे प्रोड्यूसिंग गुड्स इन अ फैक्ट्री रिक्वायर्स मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, वेरियस केमिकल एंड other raw materials during production. Some industries discharge harmful chemical waste that pollute the environment. So पर्यावरण प्रदूषण, सबसे पहले तो क्या होता है पर्यावरण प्रदूषण। देन सेकेंड, उत्पादन की पुरानी तकनीकों का प्रयोग से उत्पादन कम होता है। एंड थर्ड क्या है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शोषण होना, मीन्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है। देन इसके लिए हम सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं। उद्योग से निकलने वाले हानिकारक जो पदार्थों में प्रतिबंध लगा सकते हैं, है ना। सेकेंडली क्या कर सकते हैं, हानिकारक पदार्थों के उपचार हेतु कठोर नियमों को लागू करना एवं पालन करना चाहिए। एंड थर्ड क्या करना चाहिए, उत्पादन के नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। एंड फोर्थ, उत्पादन के अनुसंधान, खोज एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिए। एंड सरकार को निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करना चाहिए। सो इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उद्योग और उद्योग में कौन कौन सी चुनौतियां होती है। अब उद्योग क्षेत्र को हम समझने के लिए हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स सी। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होते हैं वो दो भागों में डिवाइड होते हैं। फर्स्टली क्या है, संगठित क्षेत्र मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर। देन सेकंड क्या है, असंगठित क्षेत्र मीन्स नॉन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे संगठित क्षेत्र में है, औद्योगिक क्षेत्र में 20 से 30% श्रमिक कार्यरत होते हैं। एंड देन असंगठित क्षेत्र मीन्स अनऑर्गेनाइज जो है सेक्टर में क्या होते हैं, 17 to 80% श्रमिक कार्यरत होते हैं, वहां पे इतने लोग वर्कर होते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय संगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर whereas the people in the second example work in the unorganized sector. Enterprises in the organized sector are registered with the government, so they have to follow official rules and regulations. That's why the sector is known as the organized sector, because it observes officials, produces and proceeds. Employees in the sector get the benefit of job security and their employment conditions are regulated. They are expected to work for a fixed period of time. If they work extra hours, they are paid an overtime by the employer. They also get many other benefits from their employers. These benefits included paid leaves, provident fund, medical insurance, other incentive and pension after retirement. In addition, the factory owner has to ensure availability of clean drinking water, safe work environment, etc. So students, do you know, क्या आप जानते हैं संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है ना, और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन भी करना होता है। इसे संगठित क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ के अलावा और कौन कौन से जो है अन्य लाभ होते हैं, जैसे कि सवेतन छुट्टी, मीन्स वेतन तो मिलता है और छुट्टी भी मिलती है। एंड भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड और सेवा अनुदान, पेयजल और फिर पेंशन का भी प्रावधान होता है। सो ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, संगठित क्षेत्र में बंधे हुए होते हैं और ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। सो इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। देन हम देखते हैं असंगठित क्षेत्र मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यस, the unorganized sector is made up of smaller units, many of which are
register. With the government, there are rules and regulations for the sector, but these are not strictly followed. The salaries are usually low and irregular. There is no provisions for overtime, wages, for extra hours of work, paid holidays, leave, medical benefits, etc. There is no job security and employees can be dismissed without any specific reason on the whim of the employers. They are also laid off during the off season when there is little work. So students, आपको क्या समझ में आया कि असंगठित क्षेत्र में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं कि छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन कमजोर रूप से होता है। जैसे वे कम वेतन वाले रोजगार हैं, प्रायः नियमित नहीं होते हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी का इत्यादि का प्रावधान नहीं होता। मीन्स छुट्टी अगर लेते हैं तो क्या होता है, उनका जो है वेतन यहाँ पर कटता है। सो इज दिस क्लियर? ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। देन देखते हैं सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर. The service sector has gained in importance in recent years compared to earlier times. We need to understand its contributions to the GDP. New technologies have led to an explosion of many new services. One example is the communication sector, where mobiles, computers, and the internet have made it easier to store, track, and exchange information, thereby speeding up communications. Means सेवा क्षेत्र में नई तकनीक कौन कौन सी होती है, जैसे कि आप लोग तो जानते ही हैं कि सेवा क्षेत्र में कौन कौन से, जैसे कि ये मोबाइल, कंप्यूटर एवं इंटरनेट सेवा के आने से किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करना, सूचनाओं को आदान प्रदान करना क्या हो गया है, एकदम ईजी हो गया है, आसान हो गया है। ये सेवा क्षेत्र में है। सेवा क्षेत्र और रोजगार, सेवा क्षेत्र और रोजगार में क्या, जैसे सर्विस सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट, मीन्स इसमें क्या है, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द सर्विस सेक्टर टू द जीडीपी रोज फ्रॉम 30% इन 1950 to 51 to 57% in 2009 to 10 ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पर क्या है, वर्ष जो है 1950 और 51 के बीच के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान मीन्स जीडीपी का योगदान लगभग 30% था, जो कि वर्ष 2009 और 10 में बढ़कर 57% हो गया। मीन्स 30 से कितना हो गया, 57% हो गया। रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी उन्हीं वर्षों में क्रमशः 17 एवं 25% थी। सो स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेवा क्षेत्र जो है, सेवा कार्य एवं उप क्षेत्र इन सर्विस सेक्टर एंड सब सेक्टर। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तालिका से स्पष्ट है कि व्यापार, होटल और परिवहन एवं संचार का जो जीडीपी में हिस्सा है वो 27% एवं रोजगार में हिस्सा कितना है, 15%। बैंकिंग, बीमा एवं स्थायी संपदा जो है का जीडीपी में हिस्सा एवं रोजगार में हिस्सा 70 एवं 2% है, जबकि सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवा का जीडीपी एवं रोजगार में हिस्सा 13 और 8% है। अब देखते हैं हम सेवा क्षेत्र का बदलता स्वरूप क्या है, कैसे सेवा क्षेत्र जो है बदल रहा है। जैसे सेवा क्षेत्र में हम बोल सकते हैं द चेंजिंग फेस ऑफ द सर्विस सेक्टर क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन एंड invention have changed the face of the service sector. The most striking impact is
in banking, insurance and business service. This is why this sector contributes 17% of the GDP, even though its share in total employment is only 2%. Communication technology has also seen tremendous change since 1990. As a result, many new services based on technology have grown rapidly. They include computer-based service, internet, cafes, ATMs, call center, सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्सेट्रा. सो हम यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं इन शॉर्ट. मीन्स क्या है, सेवा क्षेत्र का जो बदलता स्वरूप कैसे हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित नवीन सेवाएं जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट कैफे, एटीएम, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त करना, रुपयों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना आसान हो गया है. आप लोगों को तो आजकल जो अभी जो ऑनलाइन जो करते हैं लेन देन है ना, और जो हम लोग आजकल जो है क्रेडिट कार्ड से जो सामान लेते हैं खरीदते हैं वो भी आप लोगों को पता होगा. आज वैश्विक सेवाएं जैसे परामर्श, बातचीत, सूचना भेजना, परीक्षाओं के लिए आवेदन करना, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट से किसी भी क्षेत्र की जानकारी तत्काल प्राप्त करना आसान हो गया. जैसे कि आज लॉकडाउन के दौरान भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे के विचार से जो है आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और इसी के जरिए से हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी हम शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं. एंड यहाँ पर अब कौन सी सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां हो गई है. चैलेंज फेसिंग द सर्विस सेक्टर. इसके लिए कौन कौन से चैलेंज है. द सर्विस सेक्टर फेस मेनी चैलेंजेस. द बिगेस्ट चैलेंज इन द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट opportunities today. Though the service sector contributes 57% of the GDP, its share in employment is just 25%. Some subsector in the service sector, such as banking and software, contributes heavily to the GDP but employ very few people. This service require highly skilled employees. At the same time, there are other subsector that employs large number of people but contribute little to the GDP. For instance, a large number of people are self-employed in small business, but their contributions to the GDP is limited. This shows the dual nature of the service sector. सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 57%, रोजगार में इस क्षेत्र की सहभागिता कितनी होना है, 25% होना है. सेवा क्षेत्र का दोहरा रूप जैसे कि हम देख सकते हैं, बैंकिंग एवं सॉफ्टवेयर सेवाएं हेतु उच्च प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ ऐसे उपक्षेत्र में जिनमें अधिक लोगों को रोजगार मिलता है किंतु जीडीपी में इनका योगदान कम होता है, जैसे ठेकेदारी प्रथा. संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 30% होता है, और संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का जो 70% होता है. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि जो है उद्योग एवं सेवा क्षेत्र क्या है. इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, इसमें जीडीपी में कितना परसेंट होता है. इसका निष्कर्ष क्या है, जैसे कि कृषि एवं विनिर्माण उद्योग का विस्तार होने पर उत्पादन बढ़ेगा और व्यापार एवं परिवहन सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार एवं जीडीपी भी बढ़ेगा. सो स्टूडेंट्स, हमारे देश में आज भी जो है बेरोजगार है, और बेरोजगार होने की वजह से क्या होता है कि उनका जीडीपी में योगदान कम होता है. इसी से अर्थव्यवस्था में भी भागीदारी की जो है कम होता है. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए. ओके, टेक केयर.